नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। तो किसान आंदोलन आज 66वें दिन भी जारी है। किसान इसे सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का अनशन किया गया। इधर सरकार ने बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। ये भी कि कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो किसानों को प्रस्ताव है वो भी है और किसानों से बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार है। तो किसानों के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दर्शन पाल, उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि सरकार बातचीत के लिए बुलाएगी तो जाएंगे, पुलिस के नोटिस का जवाब देंगे और पुलिस का सहयोग भी करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सिंघू में कल हुई झड़प में पुलिस ने बीजेपी समर्थकों का साथ दिया। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर में मौजूद हैं। किसान संगठन आज का दिन सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे हैं। तमाम जो किसान नेता हैं और किसान हैं सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक अपना व्रत रखे हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर दर्शन पाल हैं। डॉक्टर दर्शन पाल जी को दिल्ली पुलिस का नोटिस भी मिला है, इनको जवाब भी देना है। सर, कल जो सिंघू बॉर्डर पर हिंसा हुई, कथित तौर पर कुछ लोग अंदर घुस आए जो अपने आपको लोकल बता रहे थे, वो अराजक तत्व थे, उसमें कुछ बीजेपी के लोग भी बताए जा रहे हैं। वहाँ पर किसानों की तरफ से भी रिटेलिएशन हुआ। ये पूरी स्थिति है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो एक थोड़ी घटना घटी जो 26 तारीख को, उसको जो एक्सप्लॉइट करके बीजेपी आरएसएस जिस तरह से किसानों के और जनता के विरोध में भड़का रहे हैं, वो एक ठीक नहीं है। क्योंकि बड़े पैमाने पर नॉर्दर्न इंडिया में ही नहीं, पूरे देश में किसानों का संघर्ष और किसानों के संगठनों की एकजुटता बनी हुई। तो इसमें कोई भी इस तरह की अगर जिन तत्वों ने वो कार्रवाइयाँ की हैं, वो तत्व इस किसान आंदोलन में आए थे, उन्होंने क्यों किया ऐसा वो वही बताएंगे। लेकिन हमारे किसान संगठनों का संघर्ष का वो इंसिडेंट जो है, जो थोड़े हम कहेंगे कि जो किसान आंदोलन का एक एम ही नहीं थे, निशाना ही नहीं थे, वो वापर जाना एक बदकिस्मती वाली बात है। लेकिन हम किसान संगठनों ने उससे डिसोशिएट किया है, उसकी निंदा की है एंड फाइनली हमने तय किया है कि हम पीसफुली अपना आंदोलन जारी रखेंगे और लगातार इस आंदोलन को और तीव्र बढ़ाएंगे। सर, आपको दिल्ली पुलिस का नोटिस मिला है, 3 दिन के अंदर जवाब देना है। आप तमाम किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए हैं, जिसमें एक मुकदमा जो लाल किला पे है वो यूएपीए के अंडर भी है। आप दिल्ली पुलिस का जवाब देंगे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो करार हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था आपके दिल्ली पुलिस के बीच, उसको आपने तोड़ा है। क्योंकि जो ट्रैक्टर्स पे ये था कि आप लोग आगे रहेंगे, आप लोग वहाँ थे नहीं, रूट पे नहीं पहुँचे बड़े किसान नेता बाद में। तमाम आरोप आपके हैं, क्या आप नोटिस का जवाब दे रहे हैं? हाँ, देखिए, नोटिस तो आया है। जो अंडरटेकिंग हुआ था उसको उनका कहना है कि आपने वायलेट किया है, तो हम उसका जवाब देंगे। हमने पूरी कोशिश की, जिस तरह की भीड़ थी। हमें ये कहना है कि हमारे सवाल हैं कुछ दिल्ली पुलिस के ऊपर कि उन्होंने 8 बजे एक संगठन को क्यों आगे जाने दिया, जिससे पूरा जाम हो गया, और हम 10 साढ़े 10 बजे निकले तो तब तक इतना जाम था कि हम आगे होने के बावजूद भी आगे नहीं पहुंच पाए। एक दूसरा ये बात है कि हम जो उन्होंने लगाए हैं हमारे ऊपर, तो उसमें वो चाहे डेसिक्रेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, वो या कोई भी तरह के है, उसमें हमारा ये है कि उसमें किसी न किसी तरह से दिल्ली पुलिस की मिसहैंडलिंग है या नोइंगली कुछ ऐसे हैंडल किया गया जिसमें हरा किसानों का जो ट्रैक्टर मार्च था उसमें बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी हिंड्रेंसेज आई हैं, जिसके लिए हमारा डायरेक्टली कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तो आप नोटिस का जवाब देंगे? नोटिस का जवाब देंगे जरूर। जांच में सहयोग करेंगे पूरा दिल्ली पुलिस का? तो बल्कि इसके बारे में जो भी है हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जब हमारा कुछ उसमें है ही नहीं। वो हम तो उससे बोलते हैं कि हम एकदम निर्दोष हैं इसके लिए। सर, सरकार के साथ बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? क्या आप सरकार को लिखेंगे बातचीत के लिए, वापस बातचीत शुरू की जाए? क्योंकि वो वहाँ पर बात खत्म हो गई थी जब आपने 1.5 साल का जो सस्पेंशन का प्रपोजल था वो खत्म हो गया है। तो अब आगे बातचीत का क्या होगा? क्योंकि मेन उद्देश्य तो आपका तीनों कृषि कानून रद्द कराना है। देखिए सौरभ जी, अभी हमारा आंदोलन ये गाजीपुर की घटना के बाद या कल जो यहाँ घटना हुई है उसके बाद या हरियाणा के संगठनों का एकदम एक अच्छी पोजीशन में आने के बाद ये आंदोलन जो है सब जगह में आगे बढ़ रहा है। तो ये आंदोलन जैसे आगे बढ़ रहा है, इससे ज़रूर ही गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ेगा हमारे साथ बातचीत करने। जैसे ही हमें
इस चीज़ का कोई मौका मिलेगा हम बातचीत में जाएंगे। और गाजीपुर लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान अब वापस पहुंच रहे हैं। किसान कानूनों की वापसी पर डटे हुए हैं। क्या सोच है किसानों की? अब बात की उनसे हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। ये गाजीपुर बॉर्डर है और जो 28 तारीख को एक तस्वीर यहाँ की दूसरी सारे लोग दिखा रहे थे कि शायद धरना ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अब फिर आप देखिए कि राकेश टिकैत के आंसुओं ने गाजीपुर बॉर्डर के इस धरने को और ज्यादा मजबूत कर दिया है, पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया है। और यही वजह है कि तमाम सारे जो नेता हैं वो आते हैं, लेकिन वो नीचे बैठते हैं, किसानों के बीच में बैठते हैं। सख्त हिदायत है कि कोई भी मंच पर नेता भाषण नहीं देगा, लेकिन उसके बावजूद नेताओं का जो समर्थन है वो तमाम सारी राजनीतिक पार्टियों के नेता, कई सारे धर्मगुरु पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से अलग अलग जगहों से यहाँ पर राकेश टिकैत को समर्थन देने के लिए लोग पहुंचे हैं। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश के बागी बलिया से आया हूँ। हाँ। मैं मोदी को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जब 2 जिले आजाद हुए थे तो उत्तर कलकत्ता का मेदिनीपुर और उत्तर प्रदेश का बलिया आजाद हुआ था। और जब टिकैत साहब के समर्थन में बलिया के लोग आएंगे तो मोदी जी इतिहास बदलेगा, क्योंकि बलिया के लोग मंगल पांडे, चंद्रशेखर के लोग हैं और टिकैत साहब का आंसू ये बर्बाद नहीं होगा। ये बताइए, 28 तारीख को यहाँ पर सारे लोग वो कर रहे थे कि बहुत ही कम लोग थे यहाँ पर, पुलिस ज्यादा थी। हम लोगों को भी लग रहा था कि शायद धरना उठ जाएगा, खुद राकेश टिकैत जी ने संकेत दे दिया था। आप लोग भी उस समय मौजूद थे? जी, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से आ रहा हूँ। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग हार गए, जब टिकैत साहब ने कहा कि हम अपनी गिरफ्तारी देंगे और सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम बदला है, जैसे जैसे यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता आए, उन्होंने गुंडागर्दी करने की कोशिश की। उसके बाद टिकैत साहब ने जो अपना मन बदला, जैसे उन्होंने कहा कि वो मेरा विचार नहीं था, वो विचार एकदम से आया है। वो विचार जैसे ही बदला और उनकी आंख से आंसू निकले तो लोगों ने सोचा कि ये पहले अधिकार की लड़ाई थी, लेकिन अब ये अपने अभिमान और अपनी इज्जत की लड़ाई है। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके बुंदेलखंड से आया हूँ। और बुंदेलखंड से जो है मैं लगातार इस लड़ाई में शामिल हूँ। मैं किसान पुत्र हूँ, किसान का बेटा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ, लेकिन पत्रकारिता मेरा पेशा है और खानदानी पेशा जो है वो खेती है, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ तक जो है पढ़ाया लिखाया वो खेती करके ही। और मुझे पता है कि आजकल जो है 365x24 घंटे जो किसान अपनी जान हथेली पर रख करके जो है खेती करता है। तो जन कवि जो है बल्ली सिंह चीमा की एक कविता है कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। और जब से पता चला है कि बिन लड़े कुछ भी मिलता नहीं यहाँ, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। देखिए, बुंदेलखंड से आए हुए हैं लेकिन चीमा जी की कविता सुना रहे हैं। अच्छा, ये बताइए युवाओं में खास तौर पर इस समय क्या चल रहा है, क्योंकि 2 महीने हो गए हैं, अभी तक कुछ हल नहीं निकल पाया है, गतिरोध बना हुआ है। देखो जी, हम लोग युवा पहले क्या है, कहीं ना कहीं मोदी जी के इन्फ्लुएंस में थे। जिस तरीके से सपने दिखाए गए थे कि अब तक 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है, अब हम कुछ करेंगे, तो वो चीज खत्म हुई है। अच्छा, टिकैत साहब के रोने के बाद से वो चीज खत्म हुई है और युवा अब गांव में रहना ही नहीं चाहता, शहर में रहना नहीं चाहता। मैं नोएडा में रहता हूँ। मैं उठ के हर रोज आता हूँ यहाँ। जिस दिन से मैंने ये देखा है कि ये देश की दूसरी आजादी है, अब आजादी की लड़ाई है, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है तब से कोई भी आंदोलन इनके खिलाफ खड़ा होता है, कोई भी आवाज इनके खिलाफ खड़ी होती है तो ये उसे दबाने की कोशिश करते हैं एक अलग ही तरीके से। किसी को खालिस्तानी बोल के, किसी को पाकिस्तानी बोल के, किसी को चाइना से फंडिंग हो रही है, कोई वामपंथी है, तो ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये अपनी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये आरोप मतलब जो लगाए गए हैं वो काफी लोगों को चुभ रहे हैं कि खालिस्तानी, पाकिस्तानी और कनाडा से फंडिंग हो रही है, यहाँ से फंडिंग हो रही है। भैया इंजीनियर साहब, आप वहाँ कहाँ से आए हैं? और इंजीनियर भावेश यादव जी, मैं जिला संभल से आया हूँ। और ये लड़ाई जो है किसान की है और प्रत्येक किसान की है, और देश कृषि प्रधान है और 90% इस देश में किसान है। तो ये किसान की जमीन की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है, खेती की लड़ाई है, और इसे हम सब युवाओं को आगे आके लड़ना होगा। यहाँ किसान जो है बेचारे बुजुर्ग किसान बैठे हुए हैं, तो जब बुजुर्ग बैठे हुए तो हम युवा क्यों घर में बैठे रहें? हमें भी यहाँ लड़ना होगा और इस न्याय की लड़ाई को जो है, किसानों के अधिकार की लड़ाई को जीतना होगा। एक चीज आप बताइए, पहले ये बताया गया कि ये केवल जो है वो पंजाब के किसानों का मतलब आंदोलन है,
अब तो इसमें उत्तर प्रदेश से भी तमाम सारे लोग आ गए। नहीं, ये गलत है जी। हाँ। किसान किसान है, चाहे वो पंजाब का है, हरियाणा का है या उत्तर प्रदेश का है जी। किसान किसान होता है। उसकी किसी जात बिरादरी से उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। अच्छा। हम किसान हैं। हाँ। हम ना पहले किसान फिर बाद में सरदार हैं, क्योंकि हमें खाने को किसानी ही देती है। जब खाने को नहीं रहेगा तो उसमें सरदार या जाट क्या करेगा। तो देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं। ब्रेक के बाद गाजीपुर बॉर्डर एक बार फिर से ले चलेंगे आपको। यहाँ पर क्यों रोए थे किसान नेता राकेश टिकैत, सुनिए पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी एक ब्रेक के बाद। तो किसान नेता राकेश टिकैत के टिकने से किसान आंदोलन वापस लौट आया, लेकिन राकेश टिकैत आखिर रोए क्यों और क्या है उनकी सरकार से उम्मीद, इस सब पर राकेश टिकैत ने बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन से। सुनिए बातचीत। मेरे साथ में राकेश टिकैत जी हैं और आप देख सकते हैं कि मंच के ठीक सामने अपने समर्थकों समेत यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो तमाम सारे नेताओं के भाषण जो सबको एकजुट नहीं कर पाया, वो राकेश टिकैत जो 28 तारीख को शाम को काफी भावुक हो गए और काफी इनके आंसू निकले, उसके वजह से ये पूरा मामला बदल गया। राकेश जी, ये बताइए कि जो काम भाषण नहीं कर पाई, आप उस दिन भावुक हो गए थे, रोने लगे थे, इसके वजह से तमाम सारा जो किसान है वो बिल्कुल एकजुट हो गया। षड्यंत्र था ये किस्म का। अच्छा, उसके वजह से आप सरकार की पॉलिसी होती तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की पॉलिसी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पॉलिसी षड्यंत्रकारी हो तो उससे दिक्कत है। उसके वजह से भावुक हो गए थे भाई। हमें पुलिस डंडे मारे कोई दिक्कत नहीं हमको, वो एक आंदोलन का हिस्सा है। उनको हटाना है, हमको डंडे मार के हटा दो, वो गिरफ्तारी करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी चीजें ये हैं कि गुंडों से पुलिस पीछे और गुंडा आगे है। ऐसा कमजोर किसान नहीं है कि गुंडे से पिट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उनका मुकाबला करेंगे। अच्छा, एक जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी चिट्ठी भी आई कि वो फांसी देने की मांग कर रहे थे, आप लोगों ने भी नाम लिया उनका कि उनके सारे समर्थक जुटे थे। आपका ये भी कहना है कि उन्होंने जो है वो सहयोग भी किया था आपको, फिर ये कैसे आखिर उन्होंने? अब पता नहीं चिट्ठी लिखी भाई किस उसमें लिखे, हो सके कि उनको राज्यसभा चाहती है, कोर्ट से संबंध हो सके उनके कि फास्ट ट्रैक कोर्ट उनके कहने पे बने और भाई कुछ लोगों को फांसी दे दी जा तो ठीक है। इससे बढ़िया शहीदी दिवस हो ही नहीं सकता। अगर किसान के उसमें फांसी मिल जाए, कोई अमर होने थोड़ा है कि 100 साल और जिएंगे, कम से कम ये किसान आंदोलन जिंदा रहेगा, ये आंदोलन जिंदा रहेगा, किसान जिंदा रहेगा। अच्छा, जो पंचायत कल हुई राकेश जी आपके समर्थक में, उस पंचायत में क्या कोई अपील की गई कि यहाँ लोग आए, किसान आए? नहीं, यहाँ ये नहीं करा गया। पंचायत करी, उनको सबको घर भेजा, अपना खेती का काम देखें और निगाह रखे। यहाँ पे अपने खेत पे भी निगाह रखें। तमाम सारे लोग आ रहे हैं पंचायत के बाद से तमाम सारे लोग आ रहे हैं। हाँ, आ रहे होंगे लोग, तो आएंगे। अच्छा, एक चीज और बताइए, प्रशासन का क्या कोई सहयोग अभी मिल रहा है आपके साथ में? बिजली, पानी, कुछ बातचीत ऐसी? अब तो मिल रहा है यहाँ पे, पानी वानी दे रहे शायद दे रहे हैं यहाँ पे। तो कोई बातचीत आगे अगर करना चाहे सरकार आपके साथ में? हाँ, तो सरकार से तो बातचीत होगी। बिना सरकार के बातचीत के काम होता है भाई? सरकार है, उसी से ही तो मांग करेंगे। अच्छा, हाँ, उसी से तो मांग करेंगे, उसी से ही तो बात होगी। तो आपको लगता है 2-4-5 दिन में सरकार के साथ बातचीत हो सकती है? उम्मीद है हमें, उम्मीद है। अच्छा, शुक्रिया। ये थे राकेश टिकैत जी जो कि ये कह रहे हैं कि सरकार के साथ में बातचीत हो सकती है और जिस चिट्ठी और जो समर्थक यहाँ पर जुटे थे उसके वजह से वो आहत हो गए थे। गाजीपुर बॉर्डर से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में अब आगे हैं इंदौर, आपको ले चलेंगे। वहां पर सफाई के नाम पर बेसहारा वृद्ध पर अत्याचार, वीडियो वायरल होने पर सरकार ने की कार्रवाई।
देश की बात में खबर है मध्य प्रदेश से। लगातार 5वें साल देश का सबसे साफ शहर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर इंदौर अब एक वायरल वीडियो की वजह से सुर्खियों में है, जहां नगर निगम की गाड़ी ने शहर के बाहरी इलाकों में वृद्ध बेसहारा लोगों को छोड़ा। और इस चौंकाने वाले प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि दोषियों पर एफआईआर हो। भारत के सबसे साफ शहर के रैन बसेरा में ये बुजुर्ग वापस लौटे हैं, लेकिन कुछ बुजुर्गों के साथ कांग्रेस पुलिस के पास पहुंची है। आरोप है कि वीडियो में दिख रहे कुछ लोग गायब हैं, ऐसे में दोषियों पर अपहरण का मामला दर्ज हो। जो 14-15 लोग थे, 15 में मात्र 4 लोग मिले, वो बाकी 11 लोग कहाँ हैं उनका हमको पता मिलना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं वो कहाँ हैं उनकी जानकारी मिले। क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में तो वो हैं, परंतु रैन बसेरा के अंदर नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो कहाँ है उनका पता लगाना चाहिए। जो घूम गए उनका अपहरण में केस दर्ज होना चाहिए। वो जो लगातार इंदौर से जो लगातार पहले घूमे, तो वो कहीं उसमें कोई मर जाता तो उसको जवाबदेही नगर निगम कर्मचारी और अधिकारी को होना चाहिए और 302 लगना चाहिए और अपहरण केस लगना चाहिए। उसमें उनका मुख्य मुद्दा है कि कुछ लोग नहीं पहुंचे, क्योंकि 7 के लोगों उसमें वीडियो फुटेज उपलब्ध है। पुलिस उस वीडियो फुटेज का देखेगी। मानता उसमें अगर कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है, ऐसी कोई बात है, पुलिस उसको तत्काल संज्ञान में लेकर उनको ढूंढेगी। इंदौर में शुक्रवार को शहर के बाहरी इलाके में हाईवे किनारे बुजुर्ग बेघर लोगों को रास्ते में छोड़कर भागते हुए नगर निगम के कर्मचारी कैमरे में कैद हुए थे। शिप्रा इलाके में ग्रामीणों के विरोध के बाद ये कर्मचारी बुजुर्गों को वापस ले जाने के लिए तैयार हुए। तस्वीरें किसी को भी झकझोरने वाली थीं। एक बुजुर्ग ट्रक के कोने में पड़े हुए, एक बूढ़ी महिला असहाय जिन्हें ट्रक पर चढ़ाया गया, वो भी विरोध के बाद। पहले तो निगम मानने को तैयार नहीं था कि ऐसी कोई घटना हुई है, वो सिर्फ ये कह रहा था कि कुछ कर्मचारियों की लापरवाही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन दिनों बहुत ठंड पड़ रही है और परंपरागत रूप से भी ये निर्देश स्थायी रूप से हैं कि ऐसे लोग जो सड़कों के किनारे या फुटपाथ पे हैं तो उनको रैन बसेरा ले जाया जाए। और अभी आयुक्त महोदय के बड़े कड़े निर्देश हैं कि इस तरह के ठंड आदि को देखते हुए रात में या मॉर्निंग आवर्स में कोई ऐसा दिखता है तो उसको रैन बसेरा ले जाएं, उसको रैन बसेरा में छोड़े, और यही कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिर मुख्यमंत्री ने फौरन कार्रवाई के आदेश दिए। ट्विटर पर इसकी जानकारी भी साझा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसमें जो उपायुक्त हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उनको निलंबित किया, कार्रवाई के निर्देश दिए। आगे भी कहीं इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति न हो, उसको लेकर विभाग से हम लोग स्पष्ट निर्देश जारी कर रहे हैं। बहरहाल अब बुजुर्ग रैन बसेरा में हैं। कैमरे के सामने कम से कम प्रशासन और विपक्ष उनकी अच्छी देखभाल कर रहा है। इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। 4 साल तक ये शहर देश के सबसे साफ शहरों में शुमार रहा है। ये तमगा हासिल करने की रेस में इस बार वो 5वीं बार मैदान में है। लेकिन अगर इसका मतलब गरीब बेसहारा बुजुर्गों से शहर को साफ करना है, तो यकीन मानिए इससे गंदी तस्वीर और नहीं हो सकती। इंदौर से समीर, हेमंत और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अभिनेता सोनू सूद ने इस हैरान करने वाली घटना पर कहा है कि वे इन सभी को घर देना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से भी मदद करने की अपील की है। कल एक न्यूज़ देखा था जहां पर बुजुर्गों को शहर की सीमा से बाहर रखने के लिए एक प्रयत्न किया गया। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि मैं और आप, हम लोग मिलकर इन्हें छत देने की एक कोशिश करनी चाहिए। मैं इन्हें इनका हक दिलाना चाहता हूँ, इन्हें इनके सर पे वो छत दिलाना चाहता हूँ और उनके खाने पीने का प्रबंध, उनका ध्यान रखने का प्रबंध करने की कोशिश करना चाहता हूँ। लेकिन ये आपके साथ के बिना बड़ा मुश्किल है और मैं कोशिश करूँगा कि इन्हें इनका हक मिल पाए। बच्चे अपने माँ बाप को अलग छोड़ देते हैं, उनके लिए एक सीख होनी चाहिए कि आप अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, उनका ध्यान रखें। और आइए हम मिलकर, इंदौर वासी और आप, हम लोग सब एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें ताकि दोबारा कभी भी ये बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कभी भी अकेला महसूस ना करें। मैं आपके साथ हूँ। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी मौजूद है, जिन्होंने रिपोर्ट दी है। अनुराग, आपने अपनी रिपोर्ट में सही कहा कि कैमरे के सामने तो विपक्ष मदद कर रहा है इन बेसहारा लोगों की, लेकिन वाकई में जिस तरह से कार्रवाई हुई है, इंदौर है साफ शहर, बहुत साफ शहर है, लेकिन जो कार्रवाई हुई उसके पीछे क्या कारण? सिर्फ सफाई के लिए ऐसे कदम उठाए गए?
देखिए, साफ तौर पर जो सामने दिख रहा है निधि कि उसमें सफाई के नाम पर इन लोगों को शहर की हद से, क्योंकि जो शहर का केंद्र है उससे लगभग 20-22 किलोमीटर और जो म्युनिसिपल हद है वहां से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर इनको ले जाकर के छोड़ा गया था। वो तो अगर ग्रामीणों ने वीडियो नहीं बनाया होता तो ये बुजुर्ग कहाँ जाते, इस कड़कड़ाती ठंड में क्या होता उनके साथ, ये समझना मुश्किल नहीं है। अब चूंकि ये वीडियो वायरल हो गया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने बहुत ही कड़ा संदेश दिया, क्योंकि 2 मस्टर कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया और जो उपायुक्त थे उनको निलंबित कर दिया गया, उनको मुख्यालय में अटैच कर दिया गया। तो एक कड़ा संदेश दिया। नहीं तो आपने सुना कि इसके पहले जो अपर आयुक्त वगैरह क्या कह रहे थे कि ये तो प्रक्रिया होती है, ठंड में इनको रैन बसेरों में रखा जाता है। तो क्या रैन बसेरा तो शहर के अंदर होता है ना, शहर में म्युनिसिपल हद से बाहर तो नहीं होता। तो समझना मुश्किल नहीं है कि जो कारिंदे थे, यानी जो उस गाड़ी के साथ आए थे, जो उनको किसी ना किसी का तो आदेश मिला होगा, क्योंकि अपने दम पर इन बुजुर्गों को इस तरह से छोड़ना इनके बस की बात नहीं है। वैसे फिलहाल एक जांच कमेटी बना दी गई है और वो देखेगी कि क्योंकि बार बार उनका ये भी कहना था कि कुछ लोगों ने गुजारिश की थी कि उनको देवास के पास छोड़ा जाए। तो किसने गुजारिश की, कैसे क्या हुआ, इसकी जांच होगी। लेकिन जांच में क्या तथ्य आते हैं, क्या बचाया जाता है, क्या दिखाया जाता है, क्या छिपाया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अनुराग, तो अब इसका असर क्या कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी एफआईआर की बात कर रही है, विपक्ष पहले भी देख सकता था इन गरीबों को, लेकिन इसका असर क्या है वहां पर? देखिए, एक तो बड़ी बात है कि ये काम तो प्रशासन या सत्ता पक्ष का है। ठीक है, विपक्ष के लोग वहां पहुंचे, कैमरे के सामने कुछ तस्वीरें खिंचवाई हैं और विपक्ष की भी अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन मुख्यतया तो ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ही है। और वो भी अभी कैमरों के सामने ही चकाचौंध दिखा रहा है, कह रहा है कि इनको रैन बसेरों में पहुंचा दिया गया और वहां पर इनकी देखभाल की जाएगी। शहर में लगभग 10 रैन बसेरे संचालित हैं, जिसमें 80 के आसपास बुजुर्ग वहां पर फिलहाल रह रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्या देश के सबसे साफ शहर के नाम पर इन बुजुर्ग बेसहाराओं से शहर को साफ किया जाएगा? तो जैसा मैंने कहा कि इससे बेरंग तस्वीर और कोई हो नहीं सकती। ये भी है कि समाज को भी सोचना होगा कि इस अवस्था में इनके अपनों ने इन्हें शायद सड़क पे छोड़ा, किसी के थे, किसी के नहीं थे, और जिस तरह की तस्वीर आई है वो अपने आप में बेहद हताश करने वाली है। बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है, जिसका उन्होंने एक तरह से बिल्कुल जो कार्रवाई की उस पर कोई जवाबदेही नहीं बनती है। बहरहाल एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं देश की बात में। देश और आगे जो देश की राजधानी दिल्ली में धमाका कल हुआ, क्या इजरायली दूतावास के बाहर धमाका किसी बड़ी साजिश का ट्रायल हो सकता है? बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो इजरायली दूतावास के बाहर धमाके की जांच के लिए एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि ब्लास्ट की तीव्रता कम थी और इसका मकसद सिर्फ एक संदेश देना था। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि ब्लास्ट किसी बड़ी ट्रायल की साजिश का एक ट्रायल भी हो सकता है। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी। हम इस समय इजरायली दूतावास के बाहर मौजूद हैं। यहीं पर कल शाम को एक धमाका हुआ था, जिसकी अब जांच पड़ताल लगातार जारी है। भारतीय और इजरायली अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। साथ ही जो ये अब्दुल कलाम रोड है उस पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से। आम जनता के लिए सड़क दोनों तरफ से बंद कर दी गई है। जो दूतावास के पास जो इमीडिएट इलाका है वो बंद है, अब कोई जनता को एक्सेस नहीं मिल सकता है। दिल्ली पुलिस के भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही पीछे की तरफ एनएसजी के कमांडोज आप देखेंगे। काली वर्दी में ये एक जो कमांडो जा रहा है, ये अपनी टीम के और बाकी सदस्यों की ओर बढ़ रहा है। और ये इस समय जो फुटपाथ है यहाँ पे जाँच कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इसी सड़क के दाईं ओर जो है वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे इलाके की एक प्रॉपर रेकी करी गई थी, जिसके बाद अंदर मिट्टी के अंदर दबा दिया गया था बम को। तो इसीलिए फुटपाथ के दोनों तरफ इस समय जवान मौजूद हैं एनएसजी के, जो लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं इस बात की कि जो एक्सप्लोसिव्स थे वो किस तरह के इस्तेमाल किए गए थे इस ब्लास्ट के लिए। अभी तक सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आईईडी का धमाका था ये। आरडीएक्स का यूज़ हुआ होता तो और बड़ा इम्पैक्ट होता। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस लगातार जाँच कर रही है।
NSG के कमांडोज मौजूद हैं एक्सप्लोसिव्स का नेचर समझने के लिए। साथ ही बड़े सीनियर लेवल पर भी जांच पड़ताल जारी है। NSA अजीत डोवल अपने इजरायली जो काउंटर पार्ट हैं या इजराइल के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनको भी लगातार अपडेट दे रहे हैं, उनको भी बता चुके हैं कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है। इजराइल ने भरोसा जताया है कि जो भारतीय अधिकारियों द्वारा इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो जांच हो रही है, उसके बारे में हमें डॉक्टर एस जयशंकर जो भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अश्योर कर दिया है। तो उन्होंने भी हमें बोला है कि हम हर जो पॉसिबल एंगल है उसकी जांच लगातार करेंगे। पर साथ ही इजराइल के भी जो अपने अधिकारी हैं वो वहाँ से निकल चुके हैं, दिल्ली पहुँचेंगे, दिल्ली पुलिस का साथ देंगे इस पूरी जांच में। अभी तक यही माना जा रहा है कि ये एक संदेश भेजने के लिए था, क्योंकि एक लेटर बरामद हुआ है ब्लास्ट साइट से जो इजरायली एम्बेसडर को लिखा गया था, जिस पर ट्रेलर शब्द लिखा हुआ था। और ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिसर जिनकी पिछले साल मृत्यु हुई थी, उनका भी मेंशन है उस लेटर में। तो कुछ ईरानी इसमें कनेक्शन हो सकता है, ईरानियों का हाथ हो सकता है। वो सारे पहलुओं की भी जांच लगातार चल रही है। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल फॉरेन ऑफिस को कांटेक्ट करके उन सारे लोगों की भी क्रेडेंशियल्स मांगे हैं जो पिछले कुछ हफ्तों में ईरान से दिल्ली आए हैं। तो सभी कई सारे पहलू हैं जिनकी जांच हो रही है। ये वही सड़क है जहाँ पे 2012 में इजरायली एम्बेसी के बाहर एक धमाका हुआ था, जिसमें कि एक जो वाइफ थी एक डिफेंस एनवॉय की इजराइल के, उनको कुछ चोटें आई थी। तो ये 9 साल में दूसरा इस तरह का धमाका है। बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि ये राजधानी का सबसे वेल गार्डेड जोन है, सबसे ज़्यादा हाई सिक्योरिटी एरिया है, और ऐसी जगह पे इस तरह का धमाका होना ज़रूर एक चिंता की बात है। फिलहाल सभी अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मनु नायर के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए।